हेलो एवरीवन, वेलकम टू बांगड़ क्लासेज। मैं रवि बांगड़। आज फर्स्ट डे, फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट लेक्चर ऑन द रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात एंड समानुपात। सो हेडिंग डाल लो सभी, रेशियो एंड प्रपोर्शन। हिंदी में इस टॉपिक का नाम है अनुपात और समानुपात। अनुपात है ना, समानुपात। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पूरे अर्थमेटिक का बेस यहीं से स्टार्ट होता है, रेशो से। सो क्वेश्चनों पे जाने से पहले हमें कुछ बेसिक जानना होगा, उसके बाद हम क्वेश्चन ठीक से कर पाएंगे। तो डिफाइन करते हैं रेशो को। व्हाट इज द रेशो? व्हाट इज द रेशो? एक वर्ड होता है रिलेशन। रिलेशन वर्ड से रेशो निकला हुआ है। रिलेशन सभी समझते हैं, संबंध बताना। सो suppose there are two terms a and b. See the importance of ratio, अनुपात। अब ये टर्म किस चीज पे डिपेंड करेगी? मान लिया जाए हम टॉपिक कर रहे हैं इंटरेस्ट। तो रेशो मेरे पास हो सकता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। मान लिया जाए हम टॉपिक कर रहे हैं एज, तो रेशो हो सकता है राम एंड श्याम की एज का रेशो। मान लिया जाए हम टॉपिक कर रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, तो रेशो मेरे पास हो सकता है टाइम का, स्पीड का, एफिशिएंसी का। सो फ्रेंड्स, आप किसी भी टॉपिक में चले जाएं, रेशो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो पहले रेशो के कुछ बेसिक क्लियर करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चनों पे चल पाएंगे। सो सपोज देयर आर टू टर्म्स टू नंबर्स देर आर, मान लिया जाए 10 and 15। दिस इज द सिंबल ऑफ रेशो। सो रेशो का मतलब क्या होगा? रेशो का मतलब होगा सिंप्लीफाइड रिलेशन, यानी कि दो या दो से ज्यादा टर्म्स के बीच में सिंप्लीफाइड रिलेशन हमें निकालना होता है, उसे कहा जाता है रेशो। सिंप्लीफाइड रिलेशन का मतलब है छोटे से छोटा रिलेशन। डेफिनेशन लिख लो सभी। The simplified relation between two or more terms is known as ratio। छोटे से छोटे संबंध को किन्हीं भी टर्म्स के बीच में कहा जाएगा रेशो। और नाउ एक क्वेश्चन एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम में आया था, आपको रेशो दिया था 2:3 और वहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया था व्हाट इज द इंसिडेंट इन दिस। सो आवर फर्स्ट टर्म इज नोन एज ANTECEENT, antecedent, and the second term and more known as consequent। हिंदी में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बाइलिंगुअल हम पढ़ेंगे, तो इसका मतलब होगा भी पूर्व पद और इसका मतलब होगा भी बाद वाले पद। ओके, सो रेशो हमने समझा। रेशो क्या होगा? दिस इज द सिंबल ऑफ रेशो, सिंप्लीफाइड रिलेशन बिटवीन द टर्म्स। अब वन मोर थिंग, दीज टर्म मस्ट बी इन ए सिंगल फैमिली। ये जो टर्म्स होनी चाहिए सिंगल फैमिली में होनी चाहिए। किस तरह से? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा 2 kg रेशो 5 लीटर, फाइंड द रेशो। देन यू विल से दैट कैन नॉट डिटरमाइन। इसका आंसर क्या होगा? ज्ञात नहीं किया जा सकता, कैन नॉट डिटरमाइन, बिकॉज दिस इज द वेट, दिस इज द वॉल्यूम। दोनों की यूनिट अलग अलग है, तो इनके बीच में हम कोई रिलेशन नहीं बता पाएंगे। दे मस्ट बी इन ए सिंगल फैमिली। जैसे कि देखिए, मैंने आपको कहा कि 100 मीटर, मैंने यहाँ पे कहा 1 किलोमीटर, तो आपको दोनों की यूनिट सेम करनी होगी। सो इसको हम क्या बना लेते हैं? 1000 मीटर, या फिर इसको आप किलोमीटर बनाओ। सो
वी विल गेट द रेशो ऑफ डिस्टेंस 1:10। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग है कि मैंने मीटर बना के इनको क्या निकाला, रेशो निकाला, तो ये रेशो किसका निकलेगा, मीटर का नहीं। अगर मैं इसको किलोमीटर बना दूं और फिर रेशो निकालूं तो वो रेशो किसका निकलेगा, किलोमीटर का नहीं। रेशो के साथ कोई यूनिट नहीं होती। रेशो को किस में मेजर करते हैं, यूनिवर्सल चीज में। मेरे पास रेशो आएगा डिस्टेंस का। अगर मैं मीटर से मीटर करके डिस्टेंस, रेशो किस चीज का कहा जाएगा, वो डिस्टेंस का रेशो है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, आपसे कहा जाए 2 ईयर और 3 ईयर रेशो निकालें। आपसे कह दिया जाए 2 डेज एंड 3 डेज रेशो निकालें। आपसे कह दिया जाए 2 मिनट एंड 3 मिनट रेशो निकालो। तो रेशो के साथ कोई यूनिट नहीं होती। इस बात के रिजल्ट को हम बहुत अच्छे क्वेश्चनों में करने वाले हैं। सो देखो, ईयर से ईयर कैंसिल, डेज से डे कैंसिल, मिनट से मिनट कैंसिल। आप क्या कहोगे, ईयर का रेशो है, नहीं। आप क्या कहोगे, डेज का रेशो है, नहीं। टाइम का रेशो है। सबके अंदर किस चीज का रेशो है, टाइम का रेशो है। इस रेशो के किस यूनिट के साथ रिलेशन निकाला जाएगा, ये रेशो उसी का सेंस ले लेगी। मान लिया जाए आपके पास टाइम का रेशो है 2:3 और आपने टोटल टाइम डिवाइड करना है 10 आवर्स, तो ये आवर्स का रेशो लेगा, तो ये आवर्स का रेशो होगा। ओके, सो दिस इज द रेशो। रेशो क्या था। अब हाउ कैन वी फाइंड रेशो बिटवीन द 3 terms and 4 terms and 5 terms? So see guys, रेशो निकालने के डिफरेंट वे कौन से हैं, कॉन्सेप्ट से समझते हैं, फिर रिजल्ट अप्लाई करेंगे। रिजल्ट अप्लाई करने को हम लोग ट्रिक्स कहते थे। सो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी फाइंड द रेशो बिटवीन 3 terms? 3 terms के अंदर रेशो हम किस तरह से निकाल सकते हैं। Suppose this is the statement A:B 3:5. This is the statement B:C 2:3. Now we need to find. यहाँ पे 2 तरह से क्वेश्चन बनेंगे। Find the ratio of A, B and C. Otherwise, the most important question is here. Find the ratio of first and last term. किस तरह से हम रेशो निकालेंगे, किसी भी टॉपिक में चले जाओ रेशो निकालने का क्वेश्चन आ सकता है। तो बेसिक हमारा क्लियर होना चाहिए, और ऐसा होता क्यों है, फंडा लॉजिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। सो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट के स्टेप देखेंगे जिनसे हम ट्रिक बनाएंगे। सी अगर A की वैल्यू 3 है तो उस समय पे B की वैल्यू 5 है। आई कैन से दैट इफ A is 3 then B is 5। अगर B की वैल्यू 2 है तो उस समय पे C की वैल्यू है 3। तो मैंने इनको इस तरह से रख दिया। अब देखो, छोटी क्लासों के अंदर हम क्वेश्चन को कैसे करते थे, व्हाट इज द कनेक्टर वर्ड, B इज द कनेक्टर वर्ड, C B इज द कनेक्टर वर्ड। कनेक्टर वर्ड को सेम किया जाता था। तो सेम कैसे कर सकते हो आप, सेम कैसे करोगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 मेथड होते हैं, हम हमेशा मल्टीप्लाई पे जाते हैं। सो 5 और 2 दोनों बार B की वैल्यू अलग है, तो आप सेम कैसे करते थे, दोनों का एलसीएम लो 10 यूनिट, यानी कि आप इसको 10 बनाने के लिए दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 10 बनाने के लिए B की वैल्यू यहाँ पर भी 10 बनाने के लिए आप यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ। अब आप देखिए, इसी बात को मैं लिख देता हूँ इस तरह से कि लास्ट टर्म में मेरी 5, मैंने इसको 5 से कंप्लीट किया। इस एम्प्टी बॉक्स के साथ लास्ट टर्म में 2, मैंने 2 के साथ कंप्लीट किया। और हमेशा ध्यान रखना है फैक्टर की तरफ, मल्टीप्लाई नहीं करनी डायरेक्ट, फैक्टर की तरह 3 into 2 5 into 2 एंड 5 into 3, फैक्टर की तरह इनको नीचे उतार लिया। तो ये वही कॉन्सेप्ट हो जाता है जो हम बचपन से करते आ रहे थे। हमने B की वैल्यू कनेक्टर वर्ड को सेम बना लिया दोनों में। हमने बात की थी 3 और 5 में 2 से मल्टीप्लाई करने की, 3 और 5 में ऑटोमेटिक 2 से मल्टीप्लाई हो गया। हमने बात की थी 2 और 3 के अंदर 5 से मल्टीप्लाई करने की, 5 से मल्टीप्लाई हो जाता है ऑटोमेटिक, वी कैन अप्लाई इट। ओके, सो फैक्टर से मैं क्यों कह रहा हूँ लिखने की आदत डालें आप, जब तक कि कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो आप, जब तक पूरी फ्रैक्शन ना बन जाए ना तब तक उसको कैलकुलेट मत करो। पूरी फ्रैक्शन बनने के बाद आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा होंगी, कैलकुलेशन करना आसान रहेगा।
सो रेशो इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म। अगर तीनों के अंदर से कोई टर्म सम को कॉमन दिखती है तो उसको कैंसिल करेंगे। 3 इधर नहीं है, 2 इधर नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो माई आंसर विल बी, माई रेशो विल बी 6:10:15। ये तो बात हुई कॉन्सेप्ट की। अब बात चलते हैं भाई रिजल्ट पे। व्हाट इज माई रिजल्ट? सी, कौन से स्टेप होते हैं फिर कॉन्सेप्ट के अंदर, उनसे हम ट्रिक बना लेंगे। हमेशा अगर आपका फंडा क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी आप लंबे टाइम तक ट्रिक को याद रख पाओगे। तो देखो यहाँ से मैंने 3 और 2 की मल्टीप्लाई की, 3 और 2 की मल्टीप्लाई की भाई, 3 × 2 ए के लिए 3 × 2, ठीक है ना, नीचे की तरफ आ गए। लास्ट स्टेप के लिए मैंने क्या किया, 5 × 3, यानी कि मैं नीचे की तरफ आ गया। अगर मेरे से क्वेश्चन में पूछ लिया गया, 80% तो यही पूछा जाता है, फर्स्ट एंड लास्ट की रेशो बताओ, तो मेरा क्या आंसर होगा, नीचे की तरफ आ जाना है। बिना कॉपी पेन के मैं अपना आंसर दूंगा, सिंप्लीफाइड रिलेशन बिटवीन ए एंड सी, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, दैट इज 2:5। क्लियर ये बात? देखो दोबारा से, फर्स्ट टर्म के लिए मैं नीचे की तरफ आ जाऊंगा, लास्ट टर्म के लिए मैं नीचे की तरफ आ जाऊंगा, मिडल टर्म बी के लिए मैं बी से बी की मल्टीप्लाई कर दूंगा, बी के लिए मैं बी से बी की मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 × 2। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट में हुआ। कॉन्सेप्ट, द स्टेप ऑफ कॉन्सेप्ट, दिस इज द रिजल्ट। नीचे की तरफ आना है, नीचे की तरफ आना है और बी से बी की मल्टीप्लाई कर देनी है। फैक्टर की तरह से लिखेंगे, कुछ कॉमन टर्म होगी तो देखने में आसानी रहेगी। आंसर मेरा आएगा 6:10:15। क्लियर? अब चलते हैं 4 टर्म्स की आप रेशो किस तरह से निकाल सकते हैं। मैक्सिमम एग्जाम के अंदर 5 टर्म्स तक आया हुआ रेशो निकालना। 4 टर्म्स की रेशो कैसे निकालेंगे हम? सी, प्रीवियस ईयर की डिजिट्स ले लेता हूं मैं यहाँ पे, 3:5। कॉन्सेप्ट बेसिक के बाद हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे सभी प्रीवियस ईयर के होंगे, सीक्वेंस के अंदर, जिनसे आपका फंडा 100% क्लियर होगा। आई विल गारंटी यू। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर। तो रेशो निकालना सीख रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ सीख लेते हैं। यहाँ पे भी मेरे पास 2 तरह से क्वेश्चन बनेंगे, ए बी सी डी, सबका रेशो बताओ, या फिर फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के साथ रेशो क्या होगा। सो फर्स्ट यू नीड टू नो कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट इज द पावर। कॉन्सेप्ट से ही तो आप लंबे समय तक याद रख पाओगे कि कोई भी चीज़ हम क्यों करते थे। तो यहाँ पे ध्यान से देखना एक बार, एग्जामिनर ने बहुत सारे क्वेश्चनों के अंदर ये वाली बात दी हुई है जो इस क्वेश्चन में है। यदि a की वैल्यू 3 है तो b की वैल्यू है 5, यदि b की वैल्यू 1 है तो c की वैल्यू है 2। नाउ व्हाट इज माय कनेक्टर वर्ड? और एग्जामिनर ने मेरे को क्या दिया, एग्जामिनर ने मेरे को कनेक्टर वर्ड को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। मेरे कनेक्टर वर्ड व्हाट आई नीड हियर, वैल्यू ऑफ c, c की वैल्यू मेरे को चाहिए यहाँ पे। तो एग्जामिनर ने d/c दे दिया ताकि आप करो ट्रिक से क्वेश्चन और उसमें क्या हो, गलती। तो कनेक्टर वर्ड को आपको मैच करना है। बहुत सारे क्वेश्चन कनेक्टर वर्ड से पूछे गए हैं। सो कनेक्टर वर्ड इज c, द वैल्यू ऑफ c इज 5 एंड द वैल्यू ऑफ d इज 7। ठीक है, तो इस चीज को ठीक कर लेते हैं। कनेक्टर वर्ड यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा c/d 5/7। नाउ कॉन्सेप्ट भी आपका ऐसा होना चाहिए जिससे आप बहुत जल्दी आंसर दे पाए। लास्ट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या था, इधर से लास्ट बॉक्सेस के अंदर आपने लास्ट वाली टर्म को रख देना है। इधर से लास्ट बॉक्स हो गया भाई 2 को रख देंगे, इधर से लास्ट टर्म है 1 को रख देंगे, इधर से लास्ट टर्म रखेंगे 5, इधर से लास्ट टर्म रखेंगे 5। ऐसा करने से सेम कॉन्सेप्ट हो जाएगा जो हमने पिछले क्वेश्चन में समझा है। कनेक्टर वर्ड सेम हो जाएंगे b एंड c, ठीक है, सभी के अंदर। उसके बाद कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करना, स्टार्टिंग से ही आदत डालो। फैक्टर की फॉर्म में रखेंगे जब तक कंप्लीट फ्रैक्शन नहीं बन जाती कोई भी क्वेश्चन, चाहे डाटा इंटरप्रिटेशन ही क्यों ना हो। 3 × 1 × 5, 5 × 1 × 5, 5 × 2 × 5, 5, 2 and 7। नाउ व्हाट इज
my common word here. Remember what is the ratio? What is the ratio? Ratio is simplified relation between the terms. तो अभी कोई भी कॉमन टर्म होगी तो उसको कैंसिल करेंगे, सिंप्लीफाइड करेंगे. नाउ माय आंसर विल बी 3 रेशो 5 रेशो 10 रेशो 14. दिस इज माय आंसर. तो ये तो बात थी कॉन्सेप्ट की. अब स्टेप पे चलते हैं. कौन से स्टेप हम अपनाएंगे यहां से? देखो ए के लिए फर्स्ट टर्म के लिए मैंने क्या किया, 315 नीचे की तरफ आ जाते हैं. फर्स्ट स्टेप के लिए 3 इंटू 1 इंटू 5 3 इंटू 1 इंटू 5. काफ़ी टाइम्स तो फर्स्ट और लास्ट ही पूछे जाते हैं. सो हेयर डी लास्ट टर्म के लिए, लास्ट टर्म के लिए आपने किया भाई 5 2 एंड 7. देख सकते हैं आप 5 2 एंड 7 डी के लिए. तो 5 2 एंड 7 दोनों स्टेप सेम रहेंगे, फर्स्ट लास्ट, चाहे थर्ड का हो चाहे फोर्थ का हो. 5 इंटू 2 इंटू 7 5 इंटू 2 इंटू 7. नाउ बात रह जाती है बी की और सी की. तो बी के लिए बी की तरफ से आपको नीचे आना है. बी के लिए बी की तरफ से आपने नीचे आना है. 5 1 5 बी के लिए बी की तरफ से नीचे आना है. याद रखो यहाँ पे लिख देता हूँ, बी के लिए आपने बी की तरफ से नीचे आना है. बी बी सी. ओके 5 1 5 हेयर 5 1 5 5 1 5. अब सी के लिए आपने सी की तरफ से नीचे आना है. ये देखो सी के लिए सी की तरफ से 5 2 5. ये रहा सी की तरफ, ऊपर से एक डिजिट लेंगे 5. सो यहाँ पे हम करेंगे बी सी एंड सी. बी सी एंड सी. बी के लिए बी की तरफ से नीचे आ जाओ, सी के लिए सी की तरफ से नीचे आ जाओ. तो ये बनेगा 5 2 एंड 5 5 2 एंड 5. दिस इज माई रिजल्ट. These are the step I remember and got the trick of 4 terms. So 5 को मैं कैंसिल करूंगा. What will be my answer? 3 रेशो 5 रेशो 10 रेशो 14. और अगर मेरे पास क्वेश्चन ने सिर्फ फर्स्ट और लास्ट की ही बात पूछ रखी है तो फर्स्ट और लास्ट ऑलवेज गो विद फैक्टर. इजी टू आइडेंटिफाई कॉमन टर्म. देन यू विल गिव योर आंसर 3 रेशो 14. 3 अनुपात 14. ओके नाउ यदि मेरे पास रेशो के अंदर फ्रैक्शन हो तो मैं किस तरह से निकालूंगा? कई बार तो ऐसा होता है एक क्वेश्चन से आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो. काफ़ी बार 2 या 3 क्वेश्चनों का एक पेयर लेना पड़ता है जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है. सो सिर्फ एक क्वेश्चन से जज मत करना ट्रिक को. 2 या 3 क्वेश्चनों का पेयर होगा जिससे फंडा 100% क्लियर हो जाएगा. ए रेशो बी मैंने कहा ये फ्रैक्शन में थी 1/3 1/4. बी रेशो सी ये मैंने लिख दिया भाई 1/4 सॉरी 1/4 नहीं करते 1/6 1/9. ओके 1/6 1/9. नाउ व्हाट इज माय क्वेश्चन? यहाँ से क्वेश्चन बनेगा फाइंड द रेशो ऑफ ए रेशो बी रेशो सी, अदरवाइज फाइंड द रेशो ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म. चलो दोनों कर लेते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म. तो क्या मैं सेम मेथड से कर दूँ क्वेश्चन को? कैलकुलेटिव नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा. सो हाउ कैन वी एलिमिनेट फ्रैक्शन इनटू द रेशो? सी एक क्वेश्चन को डिटेल से करते हैं. 1/3 1/4 अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूँ, आगे स्टेप करता हूँ तो क्या होगा? 14 4 एंड 3 दोनों को डिवाइड किया गया है 12 से. बहुत अच्छा लॉजिक है जिसको मैं लास्ट टॉपिक तक भी यूज करूँगा. हर टॉपिक के अंदर यूज करेंगे इसको. इसको लिखा जा सकता है भाई दोनों को डिवाइड किया 12 से. तो ये मैंने किया भाई 4 को डिवाइड किया 12 से और 3 को डिवाइड किया 12 से. जब दोनों को 12 से डिवाइड करना था तो इंडिविजुअल भी कर सकता हूँ. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेशो? सिंप्लीफाइड टर्म. तो आप ऊपर से भी सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, नीचे से भी सिंप्लीफाइड कर सकते हैं. तो आपने क्या देखा बेसिकली यहाँ से कि एलसीएम एलिमिनेट हो जाता है. एलसीएम एलिमिनेट हो जाता है रेशो के अंदर जब हम फ्रैक्शन को सोल्व करते हैं. तो यहाँ से एक लॉजिक बना लेते हैं कि एलसीएम जब वो एलिमिनेट हो जाता है तो फ्रैक्शन में क्या करोगे भाई? एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर दो. एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है. तो यहाँ पे देखो हमने देखा कि फ्रैक्शन के अंदर एलसीएम एलिमिनेट हो जाएगा. इसको रफ कर देता हूँ मैं. दिस इज माय लॉजिक जिसको हर जगह यूज करेंगे लगभग. जहाँ पर भी हमें
इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा फ्रैक्शन को। तो यहाँ पे देखो इन दोनों का एलसीएम कितना है 12, 12 के साथ मल्टीप्लाई किया 4:3। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 18, मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ आएगा मेरे पास 3:2। उसके बाद मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म के लिए मैं नीचे की तरफ आऊँगा 4 × 3, बी के लिए बी से बी की मल्टीप्लाई, सी के लिए मेरे को नीचे की तरफ आना होगा 3 × 2, 4 × 3, 3 × 2, 3 से 3 कैंसिल करेंगे, 2 से 2, 2 से 4, 2:1। इनके अंदर अगर कोई टर्म कैंसिल है तो फैक्टर में हमने लिखा हुआ है, आसानी से पता चल जाएगा 4:3:2। डेट विल बी अवर आंसर, डेट विल बी अवर आंसर। अब एक बात आपके मन में जरूर आई होगी कि हम इनके तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, 4:3 तो तभी भी आ जाता, बिल्कुल आ जाता। बट इफ यू गॉट मोर देन 2 टर्म्स, अगर यहाँ पे टर्म्स मोर देन 2 हो जाएंगे ना, उसके लिए मैंने आपको बताया है अगले क्वेश्चन के अंदर 3 टर्म्स आएंगी जिसका हम ये यूज करने वाले हैं एलसीएम को एलिमिनेट करने के लिए फ्रैक्शन के साथ, एलसीएम को फ्रैक्शन को एलिमिनेट करने के लिए एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करें। So now 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ये स्टेटमेंट के साथ भी मिल सकता है किसी भी टॉपिक में। मान लो टाइम एंड वर्क के अंदर मिल जाए कि a का 2 दिन का वर्क, b का 3 दिन का वर्क और c का 4 दिन का वर्क इक्वल है। फाइंड देयर रेशो ऑफ एफिशिएंसी, रेशो ऑफ देयर एफिशिएंसी। सो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b एंड c, देयर रेशो। तो यहाँ पे एक बात को समझिए, कभी भी आपके पास 2 बार इक्वल के साइन आ जाते हैं। हम कैसे करते थे क्वेश्चन को छोटी क्लासेस के अंदर, हमें वैल्यू निकालनी होती थी। मैंने इन दोनों को मान लिया किसी एक कांस्टेंट टर्म k के इक्वल और मेरे को चाहिए a की वैल्यू, तो मैं कहूँगा 2a इज इक्वल टू k, 2a इज इक्वल टू k एंड a इज इक्वल टू k/2, a इज इक्वल टू k/2। यहाँ से मैं कहूँगा 3b इज इक्वल टू k, 3b इज इक्वल टू k, देन b इज इक्वल टू k/3। यहाँ से मैं आपको बताऊँगा 4c इज इक्वल टू k, तो c की वैल्यू मेरे पास होगी k/4, k/4। सो वी नीड टू फाइंड द रेशो ऑफ a, b एंड c। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, k/2, वैल्यू ऑफ b, k/3, वैल्यू ऑफ c, k/4। तो भाई k को तो मैं कैंसिल कर दूंगा, रेशो की डेफिनेशन है सिंप्लीफाइड रिलेशन, मेरे पास फ्रैक्शन रह जाएगी 1/2, 1/3, 1/4। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर बताया कि फ्रैक्शन को किस तरह से आप एलिमिनेट करोगे रेशो के अंदर, बाय टेकिंग देयर एलसीएम देन मल्टीप्लाई। ओके, देयर एलसीएम इज 12, देन मल्टीप्लाई, इट विल बिकम 6:4:3। दैट इज द डिटेल मेथड, दैट इज द कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ ऑलवेज रिमेंबर द रिजल्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी यूजफुल। यहाँ पे देखो, अगर आपने कहा भी 2, 3 और 4 है तो बाद में ये वैल्यू बन जाती थी 1/2, 1/3, 1/4। अगर ये वैल्यू फ्रैक्शन में होती 2/3 होती तो ये यहाँ से इन्वर्स होके 3/2 बन जाती। ठीक है, यहाँ पे जो भी डिजिट मिलेगी आपके पास a, b और c के साथ, वो क्या हो जाती है, अगर 2 बार इक्वल के साइन है ना तो वो इनवर्स हो जाती है। तो इस रिजल्ट को याद रखो। अब देखो क्वेश्चन को हम आगे से कैसे करेंगे। फर्स्ट टाइम कर रहे थे डिटेल से, नेक्स्ट टाइम विद इन सेकेंड वी विल डू दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द ट्रिक, किस तरह से इस रिजल्ट को अप्लाई करेंगे। वी हैव द क्वेश्चन 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c। आई नीड टू फाइंड द रेशो ऑफ a, रेशो b, रेशो c। नाउ जो मेरे को 2, 3 और 4 दिख रहा है वास्तव में वो बच जाएगा 1/2, 1/3, 1/4। फ्रैक्शन के अंदर डिवाइड किससे करना पड़ता है, डिनोमिनेटर के साथ। 2, 3 और 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। जिसके साथ डिवाइड कर रहे थे उसका एलसीएम ले लो। एलसीएम मेरे पास आएगा 2, 3, 4 का 12 और डिवाइड कर दो आप। 2 से डिवाइड करो, ये दिस विल बिकम 6, दिस विल बिकम्स 4, दिस विल बिकम्स 3, इट विल बिकम 3। 6:4:3, दैट इज माई आंसर, दैट इज माई आंसर। क्लियर, ये आपको अब पता है कि 2, 3 और 4 1/2, 1/3,
1/4 है, ये आपको पता है, इसलिए आपने डायरेक्ट आंसर निकाला। आपको पता था 2 से 3 से 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लिया और डिवाइड कर दिया। तो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी बात पे। सपोज यू हैव 4 टर्म्स, क्वेश्चन इज 6a इज इक्वल टू 5b इज इक्वल टू 3c इज इक्वल टू 2d। यू नीड टू फाइंड द रेशो ऑफ a, रेशो b, रेशो c, रेशो d। मान लो इस तरह से मेरे पास एक क्वेश्चन है, तो सेम बात मेरे को पता है a के साथ, b के साथ, c के साथ, d के साथ जो भी वैल्यू वो इन्वर्स हो जाएगी। वो वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्वर्स। मैं इसको k के बराबर मानूंगा तो भाई a की वैल्यू 1/6 आएगी, b की 1/5 आएगी, c की 1/3 आएगी और d की 1/2 आएगी वैल्यू। तो मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा किन से? इन डिजिट से डिवाइड करना होगा। टेक देयर एलसीएम, देयर एलसीएम इज नाउ 30। इनका एलसीएम कितना है? 30। डिवाइड करो, 6 से डिवाइड करो। a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 6 है, c की वैल्यू 10 है और d की वैल्यू है 15। दिस इज द रेशो, दिस इज द रेशो। क्लियर? नाउ अब इस क्वेश्चन का एक और पहलू भी करते हैं। अगर यहाँ पे फ्रैक्शन होती तो, या फिर 1/6 होता तो 1/6 होता तो 6 बन जाता इनवर्स होके। तो एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर लेते हैं, साथ में हमारा ये लॉजिक भी क्लियर हो जाएगा। सी हियर, क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ था, a + b + c डिवाइड विद c, यू नीड टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू। ओके, और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/7। ऑलवेज फर्स्ट टाइम किसी भी क्वेश्चन को करो तो डिटेल से करो, सेकंड टाइम माइंड में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगर फर्स्ट टाइम में आप डिटेल नहीं करोगे तो सेकंड टाइम में आपकी गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर कभी भी 2 या 2 से ज़्यादा बार इक्वल का साइन दिखे तो आप उसको इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म मान लोगे कि एक्चुअली हम कॉन्सेप्ट कर रहे थे वी आर नीड टू फाइंड द रेशो। रेशो के साथ साथ एक क्वेश्चन भी बना लेते हैं। मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालूंगा, a/3 इज इक्वल टू k। चलो पूरा कर लेते हैं। a/3 इज इक्वल टू k, b/3, b/4 इज इक्वल टू k, c/7 इज इक्वल टू k। a की वैल्यू कितनी होगी? 3k, b की वैल्यू कितनी होगी? 4k और c की वैल्यू कितनी होगी भाई? 7k होगी। c की वैल्यू होगी 7k। अगर मेरे को रेशो निकालना है ना, तो मैंने बताया था डिजिट्स इंटरचेंज हो जाएगी। 1/3 3 बन जाएगा, 1/4 4 बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/7। क्वेश्चन का आंसर देते हैं, ऐड करो a b c की वैल्यू 3k + 4k + 7k डिवाइड विद c 7k। 14k डिवाइड विद 7k, माई आंसर इज 2। माई आंसर इज 2 और रेशो भी मैंने निकाल लिया। नेक्स्ट टाइम जब भी आप करोगे तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। अब यहीं पे एक क्वेश्चन और करते हैं प्रीवियस ईयर का, जिसमें अब तक जो सीखा ना सब यूज हो जाएगा। ओके, आवर क्वेश्चन इज 2/3a, 2/3 of a is equal to 75% of b is equal to 0.6 of c. You need to find the ratio of a, ratio b, ratio c. देखो अब यहाँ पे सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। 2/3 इसको मैं फ्रैक्शन बनाऊंगा 75 डिवाइड बाई 100, 3/4, 3/4 ऑफ b। यहाँ से मैं इसको सोल्व करूंगा 6/10, दिस विल बिकम्स 3/5, दिस विल बिकम्स 3/5। क्लियर? अभी हमने क्या देखा था कि भाई 2 या 2 से ज़्यादा बार इक्वल के साइन होते हैं ना, तो क्या हो जाता है भाई, डिजिट्स क्या हो जाती हैं? इंटरचेंज हो जाती हैं। तो यहाँ से आप क्या करोगे, a की वैल्यू निकालोगे, a की वैल्यू निकालोगे तो निकलेगी भाई 3/2। ओके, यहाँ से आप b की वैल्यू निकालोगे, b की वैल्यू निकालोगे तो आएगी 4/3 और यहाँ से आप c की वैल्यू निकालोगे तो आएगी 5/3। 5/3 एलसीएम, फ्रैक्शन को किस तरह से एलिमिनेट करेंगे? एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3 and 2 6 मल्टीप्लाई, यू विल गेट द आंसर 9/8।
8:10, that is the answer. Clear? Okay. चलिए एक क्वेश्चन रेशो से हम करते हैं, ठीक है। मैं आपको स्टेटमेंट बोलता हूं। 600 मीटर की एक रेस में ए ने बी को 60 मीटर से हरा दिया। एक दूसरी 500 मीटर की रेस में बी ने सी को 50 मीटर से हरा दिया। तो 400 मीटर की रेस में ए सी को कितने मीटर से हराएगा? ओके, सो एवरीवन सी, यहां पे एक लॉजिक होता है। देखिए आप सभी, अगर दो या दो से ज्यादा मूविंग ऑब्जेक्ट है और मैं उनकी निकाल रहा हूं स्पीड, सो स्पीड, व्हाट इज द स्पीड? डिस्टेंस डिवाइड विद टाइम। यहां पे मैंने निकाला स्पीड, डिस्टेंस डिवाइड विद टाइम। सो अगर दोनों ही ऑब्जेक्ट या दो से ज़्यादा सेम टाइम पीरियड के लिए ट्रैवल करते हैं ना, तो मेरा लॉजिक क्या बनता है? लॉजिक ये बनता है कि रेशो ऑफ स्पीड दैट इज इक्वल टू, ऑल्सो डिनोट रेशो ऑफ स्पीड। आप देख सकते हैं जो स्पीड का रेशो है और डिस्टेंस का रेशो है दोनों इक्वल होगा। देख सकते हैं दोनों एक जैसे टाइम के लिए चले थे। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, आंसर देंगे क्वेश्चन का। इन ए 600 मीटर रेस ए कैन बीट बी बाय 60 मीटर। इस बात से आप क्या समझते हो कि जब ए पूरी रेस को कंप्लीट कर लेगा, तो भाई बी उससे 60 मीटर पीछे रहा होगा। सेम टाइम पीरियड की कंडीशन है, ठीक है ना। तो जो भी मेरे पास रेशो आएगा वो स्पीड एज वेल एज डिस्टेंस दोनों का होगा। तो एक 600 मीटर की रेस में जब ए ने पूरी रेस कंप्लीट की तो उसने बी को हरा दिया 60 मीटर से। तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि जितने टाइम में ए 600 मीटर चलता है उतने टाइम में बी उससे 60 मीटर कम चलता है, तभी तो हार गया। सेम टाइम पीरियड, दिस इज द रेशो ऑफ स्पीड एज वेल एज डिस्टेंस। सेकेंड थिंग, इन अनदर 500 मीटर रेस, अगर बी पूरी रेस कंप्लीट कर लेगा तो सी 50 मीटर से हार जाएगा। तो उस सेम टाइम पीरियड में बी कवर करता है 450 मीटर। अब मेरा क्वेश्चन है, ए सी को कितने मीटर से हरा देगा 400 मीटर की रेस में? सो सी, यहां से मैंने रेशो निकाला 10:9, यहां से मैंने रेशो निकाला 10:9। ये रेशो है स्पीड एज वेल एज डिस्टेंस। सो बी की तो कोई बात ही नहीं है, ए और सी का रिलेशन पता चल जाए तो हम अपना आंसर दे सकते हैं। अब आपको पता है फर्स्ट और लास्ट टर्म के लिए कैसे करोगे? नीचे की तरफ आ जाओगे, डेट विल बिकम्स 100, डेट विल बिकम्स 89। तो मैं ये कह सकता हूँ जब ये 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो उतने ही टाइम पीरियड में सी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 81। तो 100 मीटर की रेस के अंदर गैप कितना हो जाता है इनका गैप हो जाता है 19 मीटर। और जब बात करेंगे 400 मीटर की रेस की, तो भाई 400 मीटर की रेस में ये डिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा, 76 मीटर। 76 मीटर विल बी माय आंसर। ए कैन डिफीट बी इन ए 400 मीटर रेस बाय 76 मीटर। 76 मीटर, क्लियर? अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ रेशो, देखो, इफ देर आर 2 and more ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग द सेम डिस्टेंस इन डिफरेंट टाइम पीरियड, तो स्पीड के ऊपर बनी होती है दोनों प्रॉपर्टी। अब मैं लेने वाला हूँ सेम डिस्टेंस। जब ये डिस्टेंस सेम ट्रेवल करेंगे तो कौन सी प्रॉपर्टी बनती है रेशो पे? सी, डी किलोमीटर का डिस्टेंस t1 टाइम पीरियड में ट्रेवल किया ए ने, ए की स्पीड, द सेम डिस्टेंस बी इज ट्रेवलिंग इन t2 टाइम। सो that will be my property. Speed बनेगा inversely proportional to the ratio of time and vice versa is also true.
वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू इन दिस केस, यानी कि जब आप टाइम का रेसिप्रोकल करोगे तो स्पीड का रेशो आ रहा होगा, और जब स्पीड को रेसिप्रोकल करोगे तो टाइम का रेशो आ रहा होगा। इस पे हम एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन बोलता हूँ आपको। 3 cars कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 320 किलोमीटर in 10 hours, 12 hours and 15 hours respectively, then we need to find the ratio of their speed। हिंदी में क्वेश्चन सुनिए। 3 कार 220 किलोमीटर का डिस्टेंस क्रमशः 10 घंटे, 12 घंटे और 15 घंटों में तय करते हैं। तो स्पीड का, इनकी स्पीड का अनुपात ज्ञात करें, इनकी स्पीड का अनुपात ज्ञात करें। 3 cars traveling for the same distance, see here 320 kilometer is the distance, 3 cars, the ratio of their time is given, and what we need to find, the ratio of their speed we need to find। what was the time? 10 hours, 12 hours and 15 hours। अभी अभी हमने पढ़ा, अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल भाई न्यूमेरिकल डिजिट का यहाँ पे यूज नहीं होगा, क्योंकि आंसर हमें रेशो में देना है। ये बात हम स्टार्टिंग से ही समझते चलेंगे। दिस इज माई एक्सेस इन्फॉर्मेशन, देर इज नो यूज ऑफ डिस्टेंस बिकॉज आई हैव टू गिव द आंसर इन द रेशो। ओके नाउ अभी हमने एक बात प्रूव की कि भाई स्पीड टाइम के रेसिप्रोकल होगा, टाइम स्पीड के रेसिप्रोकल होगा, ठीक है, स्पीड के रेसिप्रोकल होगा। नाउ अगर ये 1/10, 1/12 और 1/15 बनने वाला है तो आपको डिवाइड किससे करना पड़ेगा भाई? 10, 12 और 15 से। तो रेसिप्रोकल कैसे करेंगे? देखो भाई एलसीएम लो इनका, एलसीएम कितना हुआ? 60। दैट इज योर क्वेश्चन। एलसीएम आप बिना देखे निकाल सकते हो, तो बिना देखे, बिना कॉपी पेन के आंसर भी दे सकते हो। डिवाइड करो भी, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये हुआ 6, ये हुआ 5, ये हुआ 4। क्लियर? ऐसा क्यों हुआ? एक बार फिर से देख लो। आप इसको कहोगे भाई स्पीड का रेशो बनेगा 1/10, 1/12, 1/15। तो भाई किस तरह से मैं एलिमिनेट करता हूँ रेशो के अंदर फ्रैक्शन को? बाय देयर एलसीएम। तो एलसीएम से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी तो वही किया है, मैंने एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरी बन जाएगी रेशो को रेसिप्रोकल करने का रिजल्ट, ट्रिक। ओके, दैट इज माय आंसर। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। गिव योर फीडबैक इन द कमेंट्स। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।